जय हिंद दोस्तों। आज की हम पर्यावरण की क्लास में अध्याय 6 को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए हमारा जो अध्याय 6 है इसका नाम है पारिवारिक उत्सव एवं मनोरंजन के विभिन्न साधन। ठीक है, तो इस अध्याय में हम कंप्लीट क्या पढ़ेंगे, पारिवारिक जो भी उत्सव होते हैं और मनोरंजन के जो भी विभिन्न साधन होते हैं उन सब के बारे में हम अध्याय 6 में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। वीडियो के अंत में हम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको भी सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और इससे पहले आपने जो अन्य चैप्टर नहीं देखे हैं या फिर गणित और हिंदी विषय को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया, उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना, वहाँ से आपके लिए अन्य विषय की वीडियोस कंप्लीट मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जो सेकंड यूनिट है हमारी खेल एवं कार्य वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, अध्याय 6 होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिलेबस कवरेज देखिए अध्याय 6 का। इस अध्याय में पढ़ेंगे हम पारिवारिक उत्सव के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे मनोरंजन के जो साधन होते हैं जैसे किताब है, कहानियाँ और कठपुतली प्ले, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न दिवसों को मनाया जाना। ठीक है, इन सब हेडिंग के अंदर हम इस अध्याय को कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा जो परीक्षा में प्रश्न है वो बिल्कुल भी गलत ना हो। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, तो आपको 90% जो कंटेंट है वो यहीं पे याद हो जाएगा। बाकी 10% काम आपके लिए क्या रहेगा, इस नोट्स की PDF में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इवनिंग में, तो वहाँ से आप इसका रिवीजन कर लेना एक बार। तो इसके बाद सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने ज़्यादा हो सकें उतने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगा लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहली हेडिंग देखिए इस अध्याय की। पहली हेडिंग का नाम इसमें क्या है, पारिवारिक उत्सव। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, बहुत सरल अध्याय है। हम प्रत्येक अध्याय को और सरल लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप लोग भी काफ़ी अच्छी कमेंट्स करते हैं और काफ़ी अच्छा सहयोग भी करते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए जो पारिवारिक उत्सव हेडिंग है इसके अंदर देखते हैं। नाम से ही क्लियर है। उत्सव का पहले अर्थ जान लीजिए। उत्सव का अर्थ पूछ लिया जाए परीक्षा में। उत्स अर्थात हृदय में जब आनंद की अभिव्यक्ति है, आनंद हृदय में प्राप्त होता है, उसे हम उत्सव कहते हैं। आपने देखा होगा कोई सा भी उत्सव आता होगा तो आपके हृदय में एक अलग ही प्रसन्नता का भाव आता है, उसी को उत्सव कहते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी को दिवाली पसंद हो सकता है किसी को होली पसंद हो। इस प्रकार से जब किसी एक उत्सव या अनेक उत्सव के प्रति हृदय में आनंद की अभिव्यक्ति होती है उसे हम उत्सव कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए तो यहाँ पे बता सकते हैं उत्सव का अर्थ क्या होगा। बहुत सिंपल है। भारतीय परंपरा में क्या होता है, जो घरों में होने वाले धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रम, देखिए आपने देखा होगा ये हमारा जो इंडियन कल्चर है यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। उन कार्यक्रमों को एक उत्सव के रूप में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इन सबको क्या एक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। बहुत सारे धार्मिक भी कार्यक्रम होते हैं इसमें से और कुछ पारिवारिक कार्यक्रम भी होते हैं। इनके बारे में हम आगे कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धार्मिक कार्यक्रम की बात कर हो सकता है आपने कथा, सुंदरकांड, रामायण इस प्रकार से कोई पाठ बिठाया हो। सामान्यतः आपके आसपास देखते होंगे जो हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, अन्य समाज में अपने कुछ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिनको एक बड़े पैमाने पर किया जाता है और आसपास के मोहल्ले पड़ोस के परिचित लोगों को निमंत्रित किया जाता है, जिससे आपके अच्छे संबंध या फिर रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कार्यक्रम होते हैं उन्हें एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए जो पारिवारिक उत्सव है उसका उद्देश्य क्या होता है, समाज, परिवार और पारिवारिक जो सामाजिक संबंध इसको परस्पर जोड़े रखना। हमारे जो इंडियन कल्चर में इस प्रकार से त्योहार या फिर कोई भी कार्यक्रम उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें कि एक ही समय पर सारे परिवार के लोग एकत्रित हो जाते हैं। आपने विवाह में देखा होगा सामान्यतः आपके जो परिवार रिश्तेदार हैं एक साथ कभी इकट्ठे नहीं होते होंगे, लेकिन विवाह में जरूर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वो विवाह भी एक बड़े स्तर का उत्सव होता है। जो इनका उत्सव का उद्देश्य होता है हमारे इंडियन कल्चर में, इनका समाज, परिवार और जो आपस में रिश्तेदार इन संबंधों को आपस में जोड़े रखना भी इनका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारतीय परंपरा में कितने संस्कार मिलते हैं, तो 16 संस्कार भारतीय परंपरा में मिलते हैं। ठीक है, आपने इनके बारे में सुना भी होगा कि 16 संस्कार होते हैं। इनके कई सारे नाम होते हैं, आपको नामों की जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि भारतीय परंपरा में कितने संस्कार मनाए जाते हैं। 16 संस्कार, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक टोटल एक इंसान के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं।
ध्यान से समझना। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बता देना कि आपको क्या समझ आ रहा है, और कुछ नहीं भी आता तो आप वैसा भी बता सकते हैं। हम अगली वीडियो में या अगली क्लास में उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, जो प्रमुख पारिवारिक उत्सव है उनके बारे में जान लीजिए कि परिवार के प्रमुख उत्सव कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जन्मोत्सव है ना, जिसको आप बर्थडे बोलते हैं। आपने आजकल इसको देखा होगा, इतना ज़्यादा प्रचलन चल गया बर्थडे मनाने का। हर एक व्यक्ति, हर कोई, चाहे वो ग्रामीण वहाँ पे रहता हो इलाके में या शहरी इलाके में रहता है, जन्मदिन हर कोई मनाता है, ठीक है। इसको भी एक उत्सव के रूप में परिवार में मनाया जाता है। इसको आप भली भांति, सबको भली भांति जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमारा काम है इनको संक्षिप्त में जानकारी ले लेना, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया हो जाए। जन्मोत्सव में नज़दीकी जो हमारे मित्र होते हैं उनको बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है ना। इनको आमंत्रित करने की जो भारतीय कल्चर है, इसमें परंपरा रही है। आपने देखा होगा या आपने भी इस प्रकार से जन्मदिन मनाया होगा। तो क्या होता है, जिसमें कि जन्मोत्सव में बाकी तो आपको सब पता है कि केक, मोमबत्ती, जो भी सब कुछ है, डेकोरेशन, वो तो सब किया ही जाता है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट हमारे कल्चर में इसको याद रखना है कि आपने देखा होगा रिश्तेदारों को, मित्रों को, और छोटे बच्चे हैं तो उसके बच्चे के जो मित्र हैं उनको सबको बुलाने की, आमंत्रित करने की परंपरा हमारे यहाँ है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा उत्सव विवाह उत्सव। देखिए इन सबको उत्सव के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए इसका हमने देखा था कि हृदय में एक आनंद की प्राप्ति होती है जब इस प्रकार के हम कोई कार्यक्रम करते हैं। तो इनमें एक मन में अलग उल्लास सा रहता है, कई दिनों से बहुत पहले से तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। विवाह उत्सव, इसको तो बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, ठीक है। कोविड काल में इसमें थोड़ा सा प्रचलन जरूर कम हुआ है, ठीक है, उत्सव में। देखिए इसको भव्य उत्सव के रूप में हम कह सकते हैं। विवाह उत्सव पूछें कैसा उत्सव है, एक भव्य उत्सव है, क्योंकि इसको बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। जो जितना धनी संपन्न व्यक्ति होता है उतने ज़्यादा भव्य तरीके से इसको करता है। लेकिन कोरोना में हमने देखा है कि सब व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कई, इसमें जो विवाह उत्सव होता है इसमें कई रीति रिवाजों को पूरा किया जाता है। आपको भली भांति पता होगा, हल्दी से लेके मंडप से लेकर कई सारी रीति रिवाजें होती हैं। अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में अपने अपने हिसाब से उन रीतियों को पूरा किया जाता है, ठीक है। चलिए इनको देखिए उत्सव के रूप में क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर भी ये उत्सव हमें प्रदान करते हैं। कुछ और हैं इसी प्रकार से, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो अगला उत्सव है उसको उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उपनयन संस्कार क्या होता है। आपने यदि कुछ धार्मिक कार्यक्रम पहले देखे हो, कृष्ण लीला, राम लीला, या फिर कोई अन्य धार्मिक चीज़ अपने जो भी कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, उसमें हमेशा एक उपनयन संस्कार पहले टीवी में बताया जाता था, ठीक है। आपने बचपन में देखा भी होगा, तो वही है। इसको थोड़ा सा अभी जान लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब बालक ज्ञान हासिल करने की योग हो जाता है, यानी कि बालक कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, किशोर वय अवस्था में, तब ऐसा माना जाता है कि वो ज्ञान हासिल करने की योग्य हो गया है। पुराने समय में, प्राचीन समय में भारत में ऐसा ही होता था कि आज के जैसा नहीं 2 साल का या 1 साल का बालक हुआ उसको नर्सरी में, प्ले किड्स में भी आजकल भेजने लग गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पुराने समय में क्या होता था, प्राचीन समय में जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाता था, उसमें उतनी बुद्धि का विकास हो जाता था, यानी किशोर अवस्था में काफ़ी हद तक एक ज्ञान प्राप्ति का जो हम स्टेज कहते हैं वो किशोर अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो पहले किशोर अवस्था तक जब बालक पहुंच जाता था, बालक के कुछ बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस उपनयन संस्कार क्या होता है इसको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाता था तो उस समय पे क्या होता था कि सर्वप्रथम उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। आपने पहले देखा भी होगा, मैंने अभी जैसे डिस्कस किया कि पुराने समय में हमने बहुत सारे धार्मिक इस प्रकार से कार्यक्रम देखे हैं, जहाँ पे क्या होता था कि बालक जब ज्ञान प्राप्त करने जाता था उससे पहले उसका उपनयन संस्कार किया जाता था, ठीक है। उपनयन संस्कार में आपने ऐसे देखा होगा उसको, जैसे कि हिंदू कल्चर में और जनेऊ पहनाते हैं, है ना, इस प्रकार से, और तमाम तरह की पूजाएं होती हैं इस प्रकार से, है ना। तो वहाँ की आपके दिमाग में अब कहानी आ गई होगी, वो उसी को उपनयन संस्कार कहा जाता है। जब उपनयन संस्कार हो जाता था तो इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें पाठशाला यानी कि आश्रम वगैरह में भेजा जाता था। तो सिंपल आपको कितना याद रखना है उपनयन संस्कार क्या होता है
कि जब बालक ज्ञान प्राप्त करने योग्य हो जाए तो उसके बाद ही उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, एक तरीके की पूजा पाठ होती है। इसके बाद जो बालक होते थे उनको आश्रम में शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था, गुरुकुल, जिसको पहले गुरुकुल भी कहा जाता था। ठीक है, तो कौन सी एज में भेजा जाता था? किशोर अवस्था में, इसको याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो गृह प्रवेश है ये भी एक पारिवारिक उत्सव है। इसमें भी देखिए किस प्रकार से मनाते हैं, तो आपको बहुत सारी जानकारी पता होंगी, लेकिन फिर भी हम संक्षिप्त में कुछ जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। जब आपका नया भवन बनता है उसमें प्रवेश के दौरान, यानी कि नए घर बना और उसमें जैसे ही रहने के लिए हम जाते हैं तो गृह प्रवेश एक कार्यक्रम रखा जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में लिया जाता है। क्योंकि हर एक जो मनुष्य है, या आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सोचते होंगे नौकरी के बाद एक अच्छा सा घर बनेगा। जब आपका एक अच्छा घर बने तो आपका एक गृह प्रवेश जरूर होगा। ठीक है, आप चाहे कोई से भी समाज से बिलोंग करते हो, कोई से भी धर्म से बिलोंग करते हो, तो नए भवन में क्या होता है, इसमें कथा या पूजा पाठ जो अपनी श्रद्धा होती है, फिर जिस प्रकार से करना होती है, उसी को हम गृह प्रवेश कहते हैं। पूजा पाठ के उपरांत ही उस घर में हम प्रवेश करते हैं और वहाँ पे फिर रहना, खाना, इस प्रकार के इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं फिर इसके बाद ही करते हैं। देखिए गृह प्रवेश के दौरान कुछ लोग अपने परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, कहीं दूर दराज रहते हैं, तो उनको फ़ोन कर आमंत्रित करते हैं, रिश्तेदारों को, है ना, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, मित्रों को, इस प्रकार से आमंत्रित करके भोजन पे भी इनवाइट करते हैं। कथा और जो भी पूजा पाठ उसके उपरांत भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। इस प्रकार से भी कुछ लोग गृह प्रवेश को मनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग पूजा पाठ करके ही आसपास की जो कन्याएं होती हैं उनको भोजन भी कराने के बाद गृह में रहना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इसको भी एक उत्सव के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इस तरह के उत्सव, क्योंकि नया घर लिया, जाहिर सी बात है हर्ष उल्लास तो हो गई, उसी की खुशी में सब लोगों को आमंत्रित भी किया जाता है और पूजा पाठ भी की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अगला देखिए मनोरंजन के जो साधन है वो क्या क्या हो सकते हैं। आजकल तो मनोरंजन के साधन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आई, चेंजेस आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक ऑल ओवर बात करेंगे मनोरंजन के साधन क्या क्या होते हैं, ताकि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए मनोरंजन का एक साधन है तो 4 ऑप्शन में से आप उसको छांट पाएँ। ठीक है, मनुष्य चूंकि कैसा है, प्राणी है, क्रियाशील प्राणी है, जैसे कि हम और आप कैसे नित्य क्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ काम हर एक व्यक्ति करता है। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य को एक क्रियाशील प्राणी कहा जाता है। आपने देखा होगा दिन भर काम के बाद जो मनुष्य होता है उसे विश्राम की आवश्यकता होती है ना। दिन भर के तमाम व्यवस्थाओं में वो इतना थक हार जाता है कि उसको विश्राम, आराम की आवश्यकता हर किसी को होती है। ठीक है, अब विश्राम की जो प्राप्ति होती है, विश्राम में कुछ लोग मनोरंजन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग अच्छी नींद ले लेते हैं, कुछ लोग नींद के उपरांत थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया, जिससे कि देखिए मनोरंजन से क्या होता है कि मन एक प्रसन्न रहता है, मन शांत रहता है, है ना। तो हर एक मनुष्य के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए मनोरंजन से क्या होता है, एक प्रकार की जो मानसिक थकावट आ जाती है उसको दूर करने में मनोरंजन अपने आप में सक्षम होता है। आपने देखा हो कहीं आप भ्रमण पे चले गए, घूमने चले गए, या अपने दोस्तों के साथ चाय पे ही घूम आए, तो आपने जितना भी पढ़ा है, पढ़ने के दौरान आपकी जो मानसिक थकावट है वो दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से मनोरंजन के साधन काफ़ी हेल्प करते हैं। मनोरंजन के कौन कौन साधन हो सकते हैं, तो देखिए कुछ को यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं, बाकी आपको समझ आ जाएगा। भ्रमण, कहीं आप घूमने चले गए, जो भी आपका नज़दीकी या पार्क है या फिर कोई भ्रमण स्थल, आप कहीं टूर पे जाते हैं। ठीक है, देखिए एक किताबें भी बहुत अच्छे मनोरंजन का साधन इसको कह सकते हैं, इससे हमें बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होती है। सबसे अच्छा मित्र किसी को कहा गया तो वो किताब को ही कहा गया। ठीक है, जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी या सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो हमेशा खाली समय में अपना मनोरंजन किताब के माध्यम से ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज भी मिलती है उससे और बहुत सारी नई जानकारी उन्हें मिल जाती है। कुछ लोग कहानियों को पढ़ना पसंद करते हैं, इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं, उससे उनका मनोरंजन भी हो गया और मानसिक थकावट है वो भी दूर हो गई। कुछ लोग मेले में आनंद लेते हैं, आपने झूला झूला होगा, है ना, तो आप जब मेले में जाते होंगे और झूले देखते होंगे आपका मन प्रसन्न हो जाता होगा। कुछ लोग सिनेमा मूवी देखना पसंद करते हैं, संडे को, सैटरडे को, या जब भी उन्हें अपना टाइम शेड्यूल के हिसाब से सूट होता है तो वो मनोरंजन के लिए कहाँ सिनेमा जाते हैं, एक अच्छी सी मूवी लगी होगी, मूवी देखा है तो माइंड फ्रेश हो गया, इसके बाद अपना जो नित्य कार्य है उस पर लग जाते हैं। आप हो सकता है अपनी पढ़ाई पर लग जाते हो, कोई जॉब करता हो वो जॉब पे जाता होगा। ठीक है, पुराने समय में कठपुतली कला बहुत ज़्यादा प्रचलन थी, चूँकि मनोरंजन के आज जो साधन है, टेक्नोलॉजी है,
वो प्राचीन समय में नहीं होती थी। प्राचीन समय में कठपुतली कला के माध्यम से मनोरंजन करने की कोशिश की जाती थी और काफ़ी अच्छा मनोरंजन इसमें होता भी था। ठीक है, आपने भी आपके आसपास कठपुतली खेल यदि देखा है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब चूंकि इनके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी देख लेते हैं। जैसे किताब मनोरंजन का साधन, इससे क्या लाभ मिल सकते हैं। एक तो हमने कहा कि ज्ञान का साधन है, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि एक जो लेखक होता है वो अपनी पूरी जीवन लगा देता है किसी अच्छी बुक को लिखने में। उसके तमाम जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सबको एक अच्छी किताब में शामिल किया जाता है। तो जब कोई एक किताब को पढ़ता है, पढ़ने में आपको कितना 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हो, और एक जो लेखक उसने उस किताब को लिखा है उसको कई वर्ष लग जाते हैं, 20 साल 25 साल, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करता है और फिर अपने विचारों को उस किताब में लिख देता है। तो लेखक के विचारों और भाव, यानी कि लेखक क्या कहना चाहता है, उसने अपने जीवन में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या उसके एक्सपीरियंस रहा है, वो किस बात को लेकर किस प्रकार के भाव रखता है, उन सब के बारे में आपको एक किताब के माध्यम से बहुत कम समय में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए कहानियाँ। कहानियाँ किस प्रकार से मनोरंजन के साधन में महत्वपूर्ण होती हैं। भारतीय समाज में आपने सुना होगा कहानियों को सुनने की एक लंबी परंपरा चली आई है। आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े से ग्रामीण इलाकों से रहते होंगे, या फिर शहर में भी सब जगह एक जैसा ही चलता था। नानी या दादी कुछ कहानियाँ सुनाती थी बचपन में। आपने लोमड़ी, सियार वाली या तमाम अन्य प्रकार की कहानियाँ सुनी होंगी। अच्छा, आप में से किस किस ने कहानियाँ सुनी हो और आपको सबसे अच्छी कहानी बचपन में कौन सी लगती थी, एक बार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। पर आप आपस में एक दूसरे के मैसेज पढ़ना तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। तो इसको आप ज़रूर करिएगा कि आपने बचपन में कौन सी सबसे ज़्यादा कहानी नानी से या दादी से सुनी है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो कहानियाँ सुनाते थे। ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किए, घर के जो भी बुज़ुर्ग रहते थे, दादी और नानी खासकर, है ना, वो कहानियाँ सुनाने का कार्य करते थे। अभी भी कुछ जगह ऐसा चलता है जो कि एक बालक के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आजकल इनका सबका स्थान सोशल मीडिया ने ले लिया है। बच्चा रोया, उसे मोबाइल थमा दिया, ठीक है, कार्टून चला के दे दिए, तो उसको जो नॉलेज मिलना आती कहानियाँ या अपने जो घर में बुज़ुर्ग लोग उनके द्वारा, उनसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है, नई बालक जनरेशन है, जो चाइल्ड है, वो कहीं ना कहीं इनसे दूर है। ठीक है, तो सोशल मीडिया का यदि आप भी बच्चों को देते होंगे तो इसका टाइम 15 से 20 मिनट से ज़्यादा पूरे दिन में बिल्कुल मत दीजिएगा। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा किसी भी एज के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ और साधन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम संक्षिप्त में जानकारी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल हिस्टोरिकल वे में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस आप एक कथा चल रही हो, बस उसको सुन रहे हो और बिल्कुल प्रश्न आए तो आप झट से बना पाएँ। वीडियो के अंत में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, तो आपने यदि वीडियो को ध्यान से सुना है, देखा है, तो आप खुद से ही उसके प्रश्न बना पाएंगे। आज मैं आपके लिए भी कुछ समय दूंगा, आप मन में उत्तर सोचिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो अगला साधन है मनोरंजन का वो है कठपुतली प्ले, जिसे हम रंगमंच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपसे एक प्रश्न परीक्षा में ऐसा पूछ सकते हैं कि कठपुतली जो प्ले है इसका उद्भव या विकास कहाँ पे हुआ, तो आप बताएंगे इसका विकास या उद्भव भारत में ही हुआ है। ठीक है, जो कठपुतली प्ले है वो भारत में ही इसका विकास हुआ। प्राचीन समय में कठपुतली जो कार्यक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा जगह जगह पर कराए जाते थे, जिससे कि लोगों का अच्छा मनोरंजन होता था। देखिए, कठपुतली प्ले के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता जी में कहा गया कठपुतली को लेके, इसको सुनिएगा ध्यान से, एक नॉलेज के पर्पज से भी और दूसरा आपके जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से भी। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान इस विश्व को 3 धागों, कौन से 3 धागे, सत्य रज तम, 3 धागे सत्य रज तम द्वारा कठपुतली की तरह चलाते हैं। आपने सुना होगा कि भगवान इस दुनिया में जो भी भगवान है, ठीक है, वो इस पूरे वर्ल्ड को, विश्व को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, चलाते हैं, ऐसा आपने जरूर सुना होगा। तो कौन से 3 धागे, सत्य रज तम, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता जी में भी कहा गया कि भगवान इस पूरे संपूर्ण विश्व को सिर्फ 3 धागे, सत्य रज तम नाम के 3 धागे, इनके द्वारा पूरी जो कठपुतली आपने देखा होगा, धागों के माध्यम से ही कठपुतलियों को नचाया जाता है। इसी प्रकार से इस पूरी दुनिया में तमाम इंसान हैं, प्राणी हैं, इन सबको भगवान 3 धागों के द्वारा कठपुतली की तरह चलाते हैं। ठीक है,
देखिए कठपुतली जो प्ले होता है वो उसके कई अनेक रूप मिलते हैं, यानी कि उसे आप अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो इसके अलग अलग नाम मिलते हैं और इसके भी कई सारे प्रकार मिलते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कठपुतली का इनमें से कौन सा एक रूप है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए इतना, ठीक है। देखिए तार कठपुतली या जिसको रज्जू कठपुतली भी कहते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, जो कठपुतली के जो आपने देखे होंगे इस प्रकार से जो इसको क्या कहेंगे, दो पुतलियाँ होती है या कई सारी पुतलियाँ होती हैं, इनको तार या इसको रज्जू यानी रस्सी, इसके माध्यम से एक जो कलाकार होता है वो पर्दे के पीछे से इनको अपनी उंगलियों से इस प्रकार से इनको नृत्य या उछल कूद करा रहा होता है, जिसको देखकर काफ़ी बच्चे, आजकल बच्चों को दिखाया जाए या फिर बड़ों को भी दिखाया जाए तो काफ़ी मनोरंजन होगा और काफ़ी अच्छा भी होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे वो नृत्य करते हैं या फिर जो कला है, चूँकि इनको जो पीछे पर्दे के पीछे से जो कलाकार होता है इनको नचाने का कार्य करता है, उसे सूत्रधार कहा जाता है, क्योंकि जो रस्सियाँ होती हैं उनको सूत्र के आधार पर वो उनको नचाता है रस्सियों के द्वारा, ठीक है। दूसरा इसका रूप मिलता है छड़ी कठपुतली, यानी कि इसमें छड़ियों के द्वारा कठपुतलियों को नचाया जाता है। छाया शैडो कठपुतली, यानी कि इसमें जो शैडो होती है कठपुतलियों की उनके द्वारा इसको कराया जाता है। दास्ताना ग्लव्स कठपुतली, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, जैसे कि इसमें क्या होता है कि कुछ दस्ताने पहने होते हैं और जैसे कि आपने देखा होगा एक घोड़ी वाला कठपुतली जरूर देखा होगा, है ना। इंसान जो घोड़ी का है आकार की वो रहती है लकड़ी की कठपुतली, उसमें कॉस्ट्यूम पूरा पहन लेता है, उसमें बीच में बैठ जाता है और उसको हम दास्ताना कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार से ग्लव्स है ना, उसको पहनकर घोड़ी को काफ़ी अच्छे से नृत्य कराता है, जिससे बच्चे काफ़ी देखना पसंद करते हैं। तो ये भी एक मनोरंजन का काफ़ी अच्छा साधन माना या प्राचीन समय में तो बहुत प्रचलन था, अभी भी राजस्थान जोधपुर में इस प्रकार के जो कठपुतली है इनके कार्यक्रम मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखना और समझना। प्रमुख मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है। अब मेले और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इनके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, तो कौन सा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, मुख्यतः एक प्रश्न ऐसा जरूर पूछते हैं, ठीक है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या क्या हैं तो इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके जो नोट्स की PDF है मैं इवनिंग तक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसका अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, भारत को तो हम मेलों के लिए बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि भारत मेलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत में जो मेले हैं इसमें देश दुनिया से तमाम लोग आते हैं और यहाँ पर शामिल होते हैं, कुछ अपनी कलाएं भी यहाँ प्रदर्शित करते हैं, कुछ व्यापार करने के मकसद से भी आते हैं इन मेलों में और कुछ घूमने के पर्पज से भी आते हैं। तो भारत को तो मेलों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है या प्रसिद्ध है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ मेले हैं हम इनको जानते हैं, जो खास मेले हैं, चूँकि बहुत अनंत मेले हैं यहाँ पर, लेकिन जो बहुत खास उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कुंभ का मेला हो गया, आपने सुना होगा, आप में से कुछ ऐसे भी होंगे विद्यार्थी जो कुंभ के मेले में गए होंगे। तो जो भी कुंभ के मेले में गया एक बार कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि कुंभ के मेले में कौन कौन गया है, यस और नो में, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। कुंभ का जो मेला है पूछे किस प्रकार का है, एक धार्मिक सम्मेलन है, यानी कि एक धार्मिक मेला है जिसमें कि कहा जाता है कि कुंभ के मेले में स्नान करने से कई सारे पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान के दर्शन भी करने जाते हैं बहुत सारे लोग, मंदिर होते हैं वहाँ पर। तो जो कुंभ का मेला इसके बारे में पौराणिक जो कथा हैं, पुरानी जो कथा है उनमें इस प्रकार से एक वर्णन है, इसको सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपने चूँकि जब धार्मिक कार्यक्रम देखे होंगे TV पर तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। जो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समुद्र मंथन हुआ था, आपको पता होगा, इसमें बहुत सी अमूल्य वस्तुएं बाहर निकली थी, ठीक है। बहुत सारी अमूल्य वस्तुएं समुद्र मंथन के द्वारा बाहर निकली थी। इसमें एक अमृत कलश भी था, ठीक है। अमृत कलश, इसमें एक बहुत सारी अमूल्य वस्तुओं उनमें एक अमृत कलश भी निकला था। लेकिन जैसे ही अमृत कलश निकला था उसमें क्या हुआ था कि सब ने आपस में झूमा झट्टी सी होने लगी थी इस अमृत के लिए। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता था कि मैं अमर हो जाऊं, ठीक है, पूरी संसार पर राज्य करूं या अमर हो जाऊं, इस प्रकार का भाव आपने सीरियलों में देखा होगा। तो इस अमृत की छीना झपटी में कुछ अमृत या कुछ अमृत की बूंद हम कहते हैं कि 12 स्थानों के साथ साथ पाताल में भी गिर गई थी, ठीक है। आपने ऐसा जरूर सुना होगा। तो जो 12 स्थान है उन पर जो बूंद गिरी, उन्हीं 12 स्थानों पर जो कुंभ के मेले हैं उनका आयोजन किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल याद रखना,
परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको इतना नॉलेज होगा अभी वैसे, और नहीं है तो अब हो गया होगा। देखिए प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो कुंभ का मेला है इसका आयोजन किया जाता है। अब परीक्षा में पूछे कुंभ का मेला कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है, तो आप बताएंगे 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा, इसके स्थान पूछ सकता है। इसके 4 जगह देखिए इसके स्थान मिलते हैं हर 12 वर्ष बाद एक कुंभ का मेला है। एक हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद और नासिक। ठीक है, 4 स्थान है। यदि आप इनमें से कौन कौन से स्थान पर गए एक बार कमेंट्स में बताइएगा कि 4 स्थान है, हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद और नासिक। इनमें से आप कौन कौन से स्थान पर जो कुंभ का मेला है उसमें कौन कौन गया है वो एक बार कमेंट से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा देखिए कुछ अर्ध कुंभ के मेले मिलते हैं। अर्ध कुंभ के मेले पूछे तो 2 जगह लगता है, एक हरिद्वार और प्रयाग में। ठीक है, जो प्रयाग है वहाँ पर अर्ध कुंभ का मेला लगता है। अर्ध कुंभ का मेला प्रत्येक 6 वर्ष के उपरांत लगता है। अर्ध कुंभ का मेला 2 जगह लगेगा, हरिद्वार और प्रयाग में, और कुंभ का मेला 4 जगह लगता है। ठीक है, चलिए कुंभ के मेले के बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी यहाँ पे ले ली है। कुछ और प्रमुख मेले हैं उनके बारे में हम और आगे जानकारी लेते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो कुंभ का मेला तो एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये दूसरा है पुष्कर का मेला, इसके बारे में जानिए। आपने सुना भी होगा पुष्कर का मेला। एक प्रश्न पूछ सकते हैं पुष्कर का मेला कहाँ पर लगता है, तो इसको ध्यान रखना कि राजस्थान का जो अजमेर के समीप है। ठीक है, राजस्थान एक राज्य है भारत का, इसमें अजमेर है, अजमेर के समीप पुष्कर नामक जो स्थान है वहाँ पर पुष्कर का मेला लगता है। ठीक है, खासकर राज्य पूछे तो राजस्थान और अजमेर के समीप पुष्कर नामक स्थान पर लगता है। अच्छा, इस मेले का क्या महत्व है, इसका धार्मिक महत्व। ठीक है, धार्मिक मेला है एक प्रकार से। यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर भी है। एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन से मेले में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर भी है, तो आप बताएंगे पुष्कर के मेले में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो भी वहाँ पर है। ठीक है, जो पुष्कर है, पुष्कर सरोवर में जो एक स्थान है पुष्कर सरोवर, यहाँ पर जो मंदिर हैं मंदिरों के दर्शन के लिए भी लोग बाग आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ मिसप्रिंट है, तो पुष्कर जो सरोवर है वहाँ पर स्नान के लिए लोग बाग पहुँचते हैं, पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं और मंदिरों के वहाँ पर दर्शन करते हैं। ठीक है, देखिए इस अवसर पर जब पुष्कर का मेला लगता है तो इस अवसर पर एक विशाल वहाँ पर पशु का मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो आपसे पूछे कि पुष्कर के मेले में पशु के मेले का आयोजन किया जाता है, कथन सत्य है या नहीं है, तो बताएंगे सत्य है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े विशाल आकार का एक पशु का मेला लगता है जिसमें काफ़ी पशुओं को क्रय विक्रय यानी खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, इसमें आपको जो प्रश्न है महत्वपूर्ण क्या याद रखना है कि कहाँ पर लगता है मेला, सबसे मेन हो गया, और इसका क्या महत्व है, धार्मिक महत्व है या कोई सांस्कृतिक महत्व है। ब्रह्मा जी के मंदिर का बात कर ली हमने यहाँ पर, और पशु के मेले की बात कर ली। ठीक है, अब जो दूसरा देखिए अगला तीसरा महावीर जी का मेला, नाम याद रखना और स्थान याद रखना। ये कहाँ पर लगता है, राजस्थान के जो हिंडौन के समीप स्थान है महावीर जी का, वहाँ पर महावीर जी का मेला लगता है। राजस्थान मुख्यतः राज्य याद रखना, और दूसरा हिंडौन के समीप। ठीक है, महावीर जी नामक एक स्थान है, अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब एक प्रश्न पूछ सकते हैं महावीर जी का मेला किस माह में लगता है, तो हिंदी में आपने चैत बैसाख ज्येष्ठ माह इस प्रकार से कई सुने होंगे, मुझे भी अच्छे से नहीं आते हिंदी के माह के नाम। आप में से किसी विद्वान को आते हो तो नीचे कमेंट से एक बार हिंदी और जो इसका अंग्रेजी नाम है जैसे जनवरी फरवरी उसके साथ कमेंट्स करिएगा, तो सभी बच्चों को अच्छा ज्ञान भी मिल जाएगा। तो एक प्रश्न पूछे महावीर जी का मेला कहाँ पर किस माह में आयोजित किया जाता है, चैत्र माह, जो चैत्र माह है इसमें इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी है और संक्षिप्त जानकारी हम ले रहे हैं। यहाँ से जो परीक्षा है आपकी वहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी हम इसके MCQs ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो उनमें भी हमें इस प्रकार से प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अब अगला मेले की ओर बात करें, चौथा गणेश चतुर्थी का मेला कहाँ पर लगता है, राजस्थान में लगता है। राजस्थान में एक्चुअल एड्रेस पूछ ले तो राजस्थान स्थित सवाई माधोसिंह आपने सुना होगा, सवाई माधोसिंह जिला है। इसमें जो रणथंभौर ऐतिहासिक किला है यहाँ पर गणेश जी के मंदिर में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, गणेश चतुर्थी का मेला राजस्थान में सवाई माधोपुर जो जिला है यहाँ पर रणथंभौर एक ऐतिहासिक किला है
और यहीं पर गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर इस मेले को आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए माघ मेला। माघ मेला के बारे में पूछा जाए तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये कहाँ पर लगता है माघ मेला? उत्तर प्रदेश में लगता है, यूपी में लगता है। अच्छा, इसका देखिए बहुत ज़्यादा महत्व है माघ मेले का। इलाहाबाद में गंगा यमुना व सरस्वती का जो संगम है, अब आपसे पूछे इलाहाबाद में 3 नदियां हैं, गंगा यमुना और सरस्वती, आपस में एक जगह आकर मिल गई, इसको संगम कहेंगे। तो कहाँ पर है संगम? इलाहाबाद में। इसका काफ़ी महत्व है, आपने देखा होगा कि आपके आसपास नज़दीकी लोग बहुत ज़्यादा इस संगम में जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? इलाहाबाद में है संगम। माघ का मेला यूपी में लगेगा और इलाहाबाद में जो संगम है तीनों नदियों का, नदी भी याद रखी, गंगा यमुना और सरस्वती। ठीक है, यहाँ पर आयोजित होता है। समय पूछे जनवरी फरवरी माह में आयोजित होता है और यहाँ पर जो दूर दूर से लोग हैं वो उसमें आते हैं और जो संगम है इसमें स्नान कर वो पुण्य कमाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो उसमें स्नान करने का महत्व भी है कि उसमें जिसने स्नान कर लिया इस प्रकार से एक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा पौराणिक जो हमारे दस्तावेज है वहाँ पर ऐसा मिलता है। ठीक है, इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। चलिए अगला देखिए बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। ये बटेश्वर मेला आपसे पूछे कहाँ पर लगता है, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश जो यूपी है। ठीक है, सारे राज्य हमारे हैं, उत्तर हमने खरीदे नहीं है लेकिन हैं हमारे। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, उत्तर प्रदेश का जो आगरा जिला है यहाँ पर लगता है। कौन से माह में लगता है? तो कार्तिक माह में बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, यदि आप इनमें से कौन कौन से मेले में गए इसके बारे में भी आप बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जो अभी हमने डिस्कस किए इनमें से कौन कौन से मेलों में आपने गए हैं या उनका आनंद लिया है, तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेले हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगला हमारा मेला है रथ मेला। इसके बारे में देखिएगा कि स्थान पूछे तो रथ मेला कहाँ पे लगता है? यूपी में लगता है। और जो मथुरा जिला है इसका वृंदावन, आपने सुना होगा, मथुरा जिले के अंदर आता है वृंदावन, यहाँ पर रथ मेला लगता है। यहाँ पर जो रंगनाथ जी हैं, रंगनाथ जी के मंदिर से रथ की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, और यहीं पे रथ मेले का आयोजन किया जाता है। चूँकि रंगनाथ जी का एक मंदिर है, यहाँ पर सवारी निकलती है और फिर वहीं पर रथ का मेला नाम से ही एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। स्थान यूपी है, मथुरा जिले के वृंदावन स्थान पर। ठीक है, बस इतना याद रख लेंगे तो परीक्षा में आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जागेश्वरी देवी का जो मेला है इसके बारे में देख लीजिए जानकारी। सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो गुना जिला है वहाँ पर लगता है। गुना जिले में बात करें, चंदेरी नामक स्थान है। ठीक है, जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश का जो गुना जिला है इसका चंदेरी नामक स्थान है, यहाँ पर लगता है। समय पूछे कब लगता है वर्ष में? जो चैत्र माह होता है इसमें जागेश्वरी देवी के मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में बहुत सारे मेले ऐसे हो सकते हैं जो कोविड के कारण संपन्न नहीं हो पाए, आयोजन नहीं हो पाया, क्योंकि एक मेले में बहुत सारी भीड़ एकत्रित होती है। इस कारण से भी कुछ मेले हो सकता है कि अभी इनका आयोजन न किया जा रहा हो। चूँकि आपसे प्रश्न पूछे ये मेला कहाँ आयोजित किया जाता है तो आपको स्थान और समय पता होना चाहिए। खासकर सबसे महत्वपूर्ण है स्थान के बारे में, तो आपको जानकारी होना चाहिए। जो जागेश्वरी देवी का मेला है इसमें कपड़े, बर्तन और पशुओं का बहुत बड़े स्तर पर खरीदारी और बिक्री यानी क्रय विक्रय मूल्य दोनों किए जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा सिंगाजी का मेला। सिंगाजी का मेला स्थान पूछे तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिम निवाड़ है। ठीक है, पश्चिम निवाड़ जिला है, इसका गांव देखें तो गांव पिपल्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है और इसमें भी देखें निवाड़ जिले के जो गांव पिपल्या, यहाँ पर सिंगाजी के मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस स्थान याद रखें तो सबसे महत्वपूर्ण मेले का वही है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम इसकी संक्षिप्त में चर्चा भी करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से याद भी रहे। जो पीर बुधान का मेला है, आपसे पूछे पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है तो मध्य प्रदेश में बताएंगे और शिवपुरी जिले का सांबरा गांव है। कौन सा गांव है? सांबरा गांव है शिवपुरी जिले का। ठीक है, पीर बुधान जो है एक मुस्लिम संत हुए थे। ठीक है, पीर बुधान, इन्हीं की जो मजार है वहाँ पर इस जो मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, बहुत से लोग पीर बुधान जो मेला है इसमें शिरकत करने जाते हैं और सभी मेले में सभी लोग जाते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, बस आप यहीं पे अच्छे से सुनते समझते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्न ऑटोमेटिकली यहीं से बन जाएंगे। जल विहारी का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, आयोजित किया जाता है? छतरपुर जिला है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जल विहारी मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखें हम यहाँ पर ग्वालियर का मेला देखिएगा। यहाँ पे आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, क्योंकि सिंधिया जी के जो इलाका है उसके यानी कि क्षेत्र है ग्वालियर, वहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसका आप पूछे कि मध्य प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध व्यापारिक मेला है जो ग्वालियर का मेला है। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर व्यापार को लेकर इस मेले का आयोजन कराया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा एक व्यापारिक मेला यहाँ पर लगता है। इस समय पूछे कब लगता है? दिसंबर और जनवरी में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। कब इसका आयोजन किया जाता है? दिसंबर से जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें बहुत सारी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो बहुत सारी वस्तुओं को इसमें क्या करती हैं, प्रदर्शन के लिए लाती हैं। प्रदर्शनी के लिए क्यों लाती हैं? क्योंकि बहुत सारे इसमें व्यापारी या फिर बहुत धनी लोग भी आते हैं और तमाम लोग आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कंपनी अपनी वस्तुओं का जब तक प्रदर्शनी नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा क्या चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पर जो कंपनी है सामानों का प्रदर्शन करती है और उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि एक ही जगह बहुत सारी चीज़ें जो इंसान जाते हैं उनको मिल जाते हैं, तो वो वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, ठीक है। व्यापारिक मेला है, इसको ध्यान रखना। ग्वालियर का जो मेला है व्यापारिक मेला है। इस मेले में पशुओं का भी बहुत बड़े स्तर पर खरीद और विक्रय दोनों किया जाता है, ठीक है, क्रय विक्रय। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से याद रखिएगा। एक अभी देखिए जितने हमने मेले देखे अभी तक वो सारे धार्मिक थे, लेकिन जो ग्वालियर का मेला है इसका उद्देश्य व्यापार के लिए है, तो एक व्यापारिक मेला इसे हम कहेंगे। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण मेले इनके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वीडियो के अंत में हम अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए जो अगला मेला है इसके बारे में सुनिए ध्यान से। माघ घोघरा का मेला, ठीक है। ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जो सिवनी जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर माघ घोघरे के मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है सोनपुर का पशु मेला। इसके बारे में भी थोड़ा सा स्पेशल याद रखिएगा। सोनपुर का जो पशु मेला है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर स्थान है, कहाँ पर है? बिहार में है। और एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो सोनपुर बिहार में ही लगता है, ठीक है। आपने शायद सुना भी होगा, नहीं भी सुना तो याद रखना। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो कौन सा होगा? सोनपुर का जो मेला है पशु का, ठीक है। ये कहाँ पर लगता है? जो गंगा और गंडक जो नदी है संगम है इसका, यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो जो पशुओं को खासकर क्रय विक्रय के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। इसको हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। इसका एक और नाम मिलता है कि हरिहर क्षेत्र का मेला कैसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे। जो सोनपुर का पशु मेला है उसी को हरिहर क्षेत्र का मेला भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए गंगा सागर का मेला, इसको भी आपने सुना होगा। यदि गंगा सागर के मेले शायद हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी गए भी हो। ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जो कोलकाता है, कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके जो कोलकाता के दक्षिण में जो सागर है, सागर स्थान है, वहाँ पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। नदी हुगली नदी है। हुगली नदी जब सागर से जहाँ मिलती है, हुगली नदी सागर से जाकर मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो गंगा सागर का मेला है वहीं पर लगता है। इसका समय पूछे जनवरी माह की जो संक्रांति होती है, अभी आपकी संक्रांति निकली है, ठीक है। तो मकर संक्रांति पर बहुत से लोग गंगा सागर के मेले में जाते हैं और वहाँ पर डुबकी लगा के आते हैं। तो ऐसा माना जाता है संक्रांति के दिन वहाँ डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अब इसके बारे में ऐसा क्यों कहा गया? तो एक पौराणिक हमारी कथा या पौराणिक जो तथ्य है वो क्या मिलता है इसके बारे में सुनिएगा ध्यान से। ऐसा विश्वास किया जाता है इस मेले के बारे में कि भागीरथ की घोर तपस्या, यानी भागीरथ जी ने बहुत घोर कठिन तपस्या करी, इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, गंगा इस दिन यानी कि जब मेला लगता है मकर संक्रांति के दिन, तो इसी दिन जो गंगा नदी है भागीरथ के 60,000 पुरखों की अस्थियों को स्पर्श करने हेतु पाताल लोक गई थी। इस कहानी के बारे में आपने सुना भी होगा।
जो भागीरथ जी थे इन्होंने कठोर तपस्या के द्वारा अपने जो पुरखे थे उनको क्या करने के लिए, एक तरीके से स्वर्ग में स्थान दिलाने के लिए ऐसा माना जाता है कि जो अस्थियां होती हैं उनको गंगा में यदि अस्थियां ले जाए तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, या तमाम तरीके के और कई सारे इसमें बातें आती हैं। ठीक है, तो उनके जो पाताल में जो उनके पुरखे थे, जो कि वहाँ पर गंगा नदी नहीं थी, तो उन्होंने ऐसी घोर तपस्या की कि मुझे अपने जो पुरखे हैं उन सभी को स्वर्ग में पहुँचाना है या उनको पुण्य का लाभ देना है। तो इन्होंने घोर तपस्या की, कठोर तपस्या की। इसके ही परिणाम स्वरूप जो गंगा नदी है इस दिन यानी मकर संक्रांति के दिन भागीरथ के जो 60,000 पुरखे थे इनकी अस्थियों को स्पर्श करने, इनकी अस्थियाँ कहाँ पे थी, पाताल लोक में थी। तो उसी दिन जो गंगा नदी है पाताल लोक में गई और सभी अस्थियों को स्पर्श करके आई। इसके बाद उनके जो पुरखे थे उनको स्वर्ग में स्थान मिला या उनको पुण्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो गंगा सागर के मेले का एक विशेष महत्व इस कथा को लेकर भी है। ठीक है, समझ गए हैं आप। चलिए दोस्तों, हमारे मेले जो प्रमुख मेले थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब अगली हेडिंग की ओर जाते हैं। ठीक है, विद्यालयों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न दिवस मनाए जाते हैं इनके बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएगा तो आपसे बनना चाहिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा। जो विद्यालय उसमें आपने गणतंत्र दिवस बहुत सुना होगा। ठीक है, मनाया भी होगा। किस दिन मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। आपको पता होंगे लेकिन फिर भी डेट याद रखना। अब देखिए, शिक्षक दिवस बहुत से विद्यार्थियों को पता होंगे लेकिन भूल जाते होंगे, अब मत भूलिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। शिक्षक दिवस जो विद्यालय उसमें 5 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, जो मैं कार्यक्रम इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको स्वतः ही मालूम है कि 26 जनवरी को क्या होता है, 15 अगस्त पर क्या होता है स्कूलों में, क्योंकि अभी आप से एक शिक्षक बनने वाले हैं तो स्कूल से तो आप निकल कर आए हैं, तभी आप इतने शिक्षित हो पाए कि अब आप शिक्षक बनने की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब शिक्षक दिवस जो आपके लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप शिक्षक की परीक्षा देने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और होना चाहिए। एक तो 5 सितंबर को मनाया जाता है और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो जन्म दिवस है 5 सितंबर ही है, इसलिए इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला देखिए, साक्षरता दिवस पूछे तो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विद्यालयों में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ छोटे से और 2-3 दिवस कार्यक्रम उनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम इस अध्याय के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, जल्दी से कुछ और छोटे छोटे दिवस कार्यक्रम इनके बारे में देख लीजिएगा। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न को बहुत अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, मैं नहीं, आप खुद उत्तर बताएंगे। आज राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हुए थे। ठीक है, इनका जो जन्मदिन है कौन सी 11 नवंबर को इनका जन्मदिन होता था, उसी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता। तो नाम भी याद रखिए, काफ़ी ज्ञानी थे, शिक्षाविद थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनके बारे में एक और एडिशनल पॉइंट याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत यानी कि भारत आज़ाद हुआ, इसके प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम अलग हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलग हैं। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपने स्कूलों में मनाया होगा, जो पानी पूरी टिक्कियाँ हैं या बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है आपने भी इसमें पार्टिसिपेट किया हो और 2, 5, 10 रुपये आप भी कमा के लाए हो। तो बाल दिवस पर कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। बाकी इसके बारे में आपको सारी जानकारी होगी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो मेन है वो डेट है। और एक किसके उसमें मनाया जाता है? जो प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जो जन्मदिन है उसी के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस था, इनके बारे में सब अच्छे से जानते हैं। इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया 2 अक्टूबर में इस दिन को सेलिब्रेट करती है, क्योंकि गांधी जी अहिंसात्मक व्यक्ति थे और उन्होंने अहिंसा को लेकर
शिक्षा दी थी, है ना, कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा थप्पड़ आगे कर दो, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं करना। इस प्रकार से इन्होंने हमारे जो भारत देश उसको क्या आज़ादी दिलाने का कार्य किया। और इनको लोग लेकर अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। कंगना रनौत जी ने कुछ कहा था, ठीक है, आपको याद होगा। तो कुछ ऐसी मंदबुद्धियाँ जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, तो वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर हमारा अध्याय कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इस अध्याय के हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और इसके नोट्स की PDF मैं इवनिंग तक टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से दोनों को ज्वाइन कर लेना। ग्रुप पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF और जो भी मैं लिंक शेयर करता हूँ उनको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। चलिए जल्दी से हम इसके अभ्यास प्रश्न लगाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है पारिवारिक जो उत्सव है इसको लेकर, तो ध्यान से सुनिएगा और इसका उत्तर आप नीचे कमेंट्स में बताते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है। फिर इसके बाद मैं सही उत्तर भी आपके लिए बताऊंगा। उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। समय व्यतीत करने के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, धन बल के प्रदर्शन के लिए, या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो उत्सव क्यों मनाते हैं आप कमेंट्स में बताइए, ABCD में कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए कुछ समय के लिए आपको थोड़ा समय देता हूँ, जल्दी से बताइए कमेंट्स में इसका उत्तर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा B, आनंद की प्राप्ति के लिए, ठीक है। आनंद की प्राप्ति के लिए जो उत्सव है वो मनाए जाते हैं, हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था। अगला प्रश्न है भारतीय परंपरा में परिवार के कितने संस्कारों की चर्चा है? 16, 20, 36, 64। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भारतीय परिवार है इस पर कितने संस्कारों को मनाया जाता है। देखिए इसका उत्तर होगा A, 16 संस्कारों को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पारिवारिक उत्सव के बारे में क्या सही जानकारी नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पारिवारिक उत्सवों का उद्देश्य हृदय की आनंद की अभिव्यक्ति है, ठीक है, ये सही कथन है। पारिवारिक उत्सवों से परस्पर संबंधों को बेहतर बनाने का मौका मिलता है, ये कथन सही है। विवाह पारिवारिक उत्सव का हिस्सा नहीं है। देखिए विवाह एक पारिवारिक उत्सव का हिस्सा है या नहीं, बताइएगा आप मुझे। तो विवाह एक पारिवारिक जो उत्सव उसका हिस्सा है, तो ये कथन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, उत्तर C होगा। विवाह किस प्रकार का उत्सव है? पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, इनमें से कोई नहीं। तो विवाह एक कैसा उत्सव है आप बताएंगे? पारिवारिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, कौन सा उत्सव होगा? तो जो विवाह है हमारा पारिवारिक उत्सव होगा, ठीक है। अब आगे देखिए जो मनोरंजन है, किताबें, कहानियाँ, कठपुतली प्ले, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। इससे प्रश्न कैसा पूछेगा? मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता क्यों होती है? विश्राम के लिए, रोजगार के लिए, शांति के लिए, सामाजिक दिखावे के लिए। तो जो एंटरटेनमेंट है इसकी आवश्यकता क्यों होती है? 4 उत्तर में से एक उत्तर सही होगा। कौन सा सही होगा? A वाला, विश्राम के लिए, ठीक है। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसका सही उत्तर ही बताएंगे और बहुत सारे इसका हो सकता है गलत भी बताएं, तो करेक्ट जरूर कर लेना। पुस्तकों का अध्ययन निम्न में से किस में सहायक है? मनोरंजन में, चिंतन वृद्धि में, भावों की वृद्धि में, सभी में। तो पुस्तक पढ़ने से इन सभी में सहायता मिलती है। एंटरटेनमेंट तो होता है, जो हमारी थिंकिंग सोच है उसमें भी, भावों में भी, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सी प्रक्रिया भारतीय परिवारों में परंपरागत रूप से आगे बढ़ी है? कहानियों का श्रवण, किताबों का अध्ययन, चलचित्रों का दर्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर होगा इसमें से आधे प्रश्न का? तो कहानियों का श्रवण होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, परंपरागत कहानियों को बच्चों को कौन सुनाता था? शिक्षक, बुजुर्ग, मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो पहले कहानी सुनाने का कार्य किसका होता था? हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो बुजुर्गों का काम होता था, घर के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे, खासकर दादी नानी। मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है किताब, कहानियाँ, कठपुतली प्ले और सभी। तो ये सभी मनोरंजन का साधन है। कठपुतली प्ले किन समुदाय में अधिक लोकप्रिय है? स्थानीय समुदायों में, शहरी समुदायों में, युवा वर्ग में, उच्च धनाढ़ समुदायों में, यानी कि धनी लोग हैं उनमें। तो जो कठपुतली प्ले सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पर होगा? स्थानीय समुदाय यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय है। भारत में कठपुतली प्ले सर्वाधिक किस राज्य में लोकप्रिय है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड।
तो कमेंट्स में बताइएगा कहाँ पर है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, मैंने वीडियो में आपको बताया था। कठपुतली प्ले में कठपुतली किसकी सहायता से नचाया जाता है? डोरी की, रिमोट कंट्रोल की, चुंबक की, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा नचाया जाता है? डोरी के द्वारा नचाया जाता है। ठीक है। अब प्रमुख मेले, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? कुंभ मेले का आयोजन देश के कितने स्थानों पर होता है? हमने चारों जो स्थान है उसके बारे में भी पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 4 होगा। 4 स्थान मैंने वीडियो में आपके लिए बताए थे। ठीक है। अब जो पुष्कर मेला, इसका आयोजन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो कमेंट्स में बताइएगा पुष्कर मेला मैंने आपके लिए बताया था मेले के बारे में, कहाँ पर आयोजन होता है। तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा? राजस्थान में, चूंकि राज्य के विषय में पूछा है। अगला प्रश्न है, इसको देखिए। बैसाखी मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? पंजाब में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, असम में। तो बैसाखी मेले का आयोजन आप बताएंगे कहाँ पर होता है? पंजाब में होता है। ठीक है। इसमें से बताना है कौन सा सही मिलान नहीं है। सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है। ठीक है। हेमिस गोम्पा अरुणाचल प्रदेश, गंगा सागर पश्चिम बंगाल, ट्रेड मेला मध्य प्रदेश। तो इसमें से एक सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो बी वाला हेमिस गोम्पा अरुणाचल प्रदेश में नहीं लगता, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि मेले का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाता है? बीकानेर में, गंगानगर में, धौलपुर में और भरतपुर में। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो हम थ्योरी में नहीं ली हैं, वो ऑब्जेक्टिव में उनको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर चारों में से आप बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका आयोजन बीकानेर में किया जाता है। ठीक है। राजस्थान के हिंडौन में मनाए जाने वाले महावीर जी के मेले में किस संप्रदाय के लोग हिस्सा लेते हैं? जैन, गुर्जर, मीणा और सभी। तो इसका उत्तर बताइएगा कौन सा सही होगा। तो इसमें सभी समाज के लोग हिस्सा लेते हैं। इलाहाबाद में माघ मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा सही उत्तर होगा? तो माघ मेला जनवरी फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। बटेश्वर मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? जो बटेश्वर मेला है इसका कहाँ पर आयोजन किया जाता है? तो आगरा में किया जाता है। ठीक है। किस मेले को अष्टमी के मेले के रूप में मनाया जाता है? अरुणाचल मेला, रथ मेला, दाऊ जी का मेला और यम द्वितीय का मेला। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसमें से? गौचारण मेला। ठीक है। याद रखना, एक एक प्रश्न परीक्षा में आपके आएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा कैसा उत्तर बताना है। किस मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं किया जाता? बाबा गरीबनाथ का मेला, जामेश्वरी देवी का मेला, कालू जी महाराज का मेला, यम द्वितीय का मेला। तो इनमें से एक ऐसा मेला जो मध्य प्रदेश में नहीं आयोजित किया जाता, तो बताइएगा इसका उत्तर कौन सा होगा। तो जो यम द्वितीय का मेला है वो मध्य प्रदेश में आयोजन इसका नहीं किया जाता। अब अगला प्रश्न देखिए, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो 4 उत्तर आपके सामने हैं। तो पीर बुधान का मेला बताइएगा कहाँ पे होता है? शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। किस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं? मैंने आपके लिए बताया था, जो सोनपुर का पशु मेला उसको हरिहर क्षेत्र के मेले के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य में ज्वालामुखी मेले का आयोजन किया जाता है? तो ज्वालामुखी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो बताइएगा आप। हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर एक साइड सूची है और दूसरे मेले की, एक साइड स्थल की। तो इसमें हमें सही मिलान करना और नीचे कोड भी है। मेष संक्रांति का मेला कहाँ पर लगता है? कोलकाता में। कार्तिक पूर्णिमा का मेला इनमें से बताइए, छत्तीसगढ़, हरिद्वार, बिहार में। तो कहाँ पर लगता है? ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर शंकर जी का मेला कहाँ पर लगता है? गंगा सागर का मेला कहाँ पर लगता है? तो इनमें से हमें मिलान करना है और सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे कोट के माध्यम से और देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन कह रहा है पहले का ए, यानी मेष संक्रांति का मेला कहाँ लगता है? कोलकाता में। तो गंगा सागर का कहाँ लगेगा? गलत हो गया। बी कह रहा है ए का चौथा, यानी कि मेष संक्रांति का मेला बिहार में। ठीक है। बी कह रहा है कार्तिक पूर्णिमा का मेला हरिद्वार में। सी कह रहा है शंकर जी का मेला कोलकाता में। तो गंगा सागर का छत्तीसगढ़ में लगता ही नहीं है। सी देख लीजिए, ए का चौथा है मेष संक्रांति का चौथा बिहार में, कार्तिक पूर्णिमा का मेला हरिद्वार में,
शंकर जी का मेला दूसरा छत्तीसगढ़ में और गंगा सागर का मेला कोलकाता में, यानी कि सी वाला उत्तर यहाँ पे सही होगा। अब देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, तो किस दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस मत कर दीजिएगा, गणतंत्र दिवस। विद्यालय में 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो हमने अभी इसको डिस्कस किया था, किस रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो बताइएगा जल्दी से इसका कमेंट्स में, किस दिन मनाया जाता है, 11 नवंबर को। 14 नवंबर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, उल्टा भी पूछ सकते हैं, तो बाल दिवस, ठीक है। अब देखिए पौधारोपण सप्ताह कब मनाया जाता है, इसको ध्यान से देखना। कब, 4 ऑप्शन है, 1 से 7 जुलाई का जो सप्ताह होता है वहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम मनाया जाता है। गांधी जयंती किस तिथि को मनाते हैं, तो हमने सब कुछ पढ़ा है और आपको मालूम भी होगा, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाते हैं, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हमने इसके अभी देखा भी था, अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है उसके रूप में भी 2 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। चलिए मित्रों, यहाँ पर हमारा अध्याय कंप्लीट होता है। इस अध्याय की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर इवनिंग में डाल दूंगा, तो वहाँ से रिवीजन कर लेना। एक बच्चे कोई हैं वो बार बार कमेंट्स में कह रहा है सर इसका प्रिंट सही नहीं निकल रहा, काला आ रहा है। देखिए दोस्तों, सब कुछ मोबाइल के माध्यम से किया जाता है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतने रिसोर्सेज साधन नहीं है कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ें वो भी बेहतर, लेकिन मैं अपने साइड से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। ब्राइटनेस में प्रिंट करने पे जो आप फोटो कॉपी कराते हैं उस तरह से उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इतना तो ज़रूर क्लियर आता होगा कि आपको पढ़ने में, समझने में बहुत अच्छे से दिखता हो, ठीक है। यदि आपको वहाँ पर जो प्रिंट लेते हैं आपको जो लिखा है नोट्स में वो समझ नहीं आता, तो नीचे कमेंट्स में बताइए। बाकी आप काले सफ़ेद पेज को मत देखिएगा, जो कंटेंट है, जो प्रश्न है वो आपसे बन जाए परीक्षा में और सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हम पर्यावरण विषय को कंप्लीट करने के बाद जो बाल विकास है उसको भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।